की एक बड़ी बैठक हुई। वहीं खरगे कल बिहार दौरे पर जाएंगे और चुनावी रणनीतियों को धार देंगे। इधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक तरफ आपको शायद पता हो कि 90 साल पुराने जैन मंदिर को बिना सुनवाई तोड़े जाने के खिलाफ जैन समाज में भारी नाराजगी कायम हुई और कम से कम 2 लाख लोग बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आए। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और उधर जिस तरह त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करते हुए हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया है, उसमें भी बीजेपी घिर गई है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सब इस पर बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं और खास बात यह है कि राज ठाकरे ने इस मामले में उद्धव ठाकरे का साथ दिया है, यानी ठाकरे बंधु फिर एक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक और बड़ा मामला बन गया है और मामला यह है कि चुनावों में ईवीएम से धांधली का आरोप विपक्ष तो लगा ही रहा था, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को नहीं मान रहे थे। मगर अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने दावा किया है कि परली में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया था और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए गए थे। उनके इस खुलासे के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने एक ट्वीट कर सफाई दी है और उस ट्वीट में चुनाव आयोग ने क्या लिखा है जरा उसको आपको बता देते हैं। ट्वीट में चुनाव आयोग लिख रहा है कि डीईओ और एसएसपी बीड की आधिकारिक रिपोर्ट। बर्खास्त पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है। डीईओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ये चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज है जिसे ट्वीट कर उन्होंने बताया है। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई तो दे दी है, पेश कर दी है, यह साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे ईवीएम में धांधली के सवाल उठने बंद नहीं होंगे दोस्तों। वही सवाल अब बीजेपी भी उठा रही है और उसके सवाल इस बार विपक्ष से नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से हैं। वक्फ कानून आप जानते हैं और इस कानून पर सुनवाई के बाद बीजेपी इस कदर तिलमिलाई हुई है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। अब तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सवाल खड़े कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर और आर्टिकल 142 पे यानी 142 अनुच्छेद 142 पे। अब निशिकांत दुबे ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक लड़ाई छिड़वाने का दोषी बता दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पूरा बयान आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी की पोल खोली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की बैठक को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा वो आपको हम बताते हैं। लिख रहे हैं कि यह महज संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारा एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो। मैं यहां आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था तो मोदी जी ने वहां भी उसे फेल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई को लगाकर रेड कराई। उनकी मंशा थी कि सेशन ना होने पाए, फिर भी यह हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे खाते बंद कर दिए गए फिर भी हमारा संख्या बल जनता ने लोकसभा में दोगुना कर दिया। हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष को एकत्र किया और बिल का विरोध किया। सभी इंडिया दल के लोगों ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों ने जिन बिंदुओं को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको महत्व दिया है। खास तौर पर सरकार द्वारा वक्फ बाय यूजर का मुद्दा जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को विवाद में डालने के लिए ही लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अभी कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। इस मामले में सरकार और भाजपा के नेताओं ने अफवाह को फैलाने और आम लोगों को भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। इसके अलावा देश के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हमें लगातार उठाते रहना है। योजनाबद्ध तरीके से काम जारी रखना है। हम आपके सुझाव भी सुनेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, जो बीजेपी की बेचैनी का सबब है। और उधर निशिकांत दुबे, जी हां, निशिकांत दुबे का
बयान जो है वो कुछ बातों को और साफ करती हैं, स्पष्ट करती हैं, जबकि सीधे हमला बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुनिए जरा उनको निशिकांत दुबे किस तरह पुराने फैसलों का हवाला देकर देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी अब हर उस चीज से बिफरी हुई है जो उसकी पोल खोल रहा है। राहुल गांधी तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, जो हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। और राहुल ने अभी एक बार फिर कहा है कि आरएसएस से वो किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। दरअसल संदीप दीक्षित उन्हीं के साथ ही हैं। संदीप दीक्षित के साथ एक चर्चा में राहुल गांधी ने अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू के बारे में काफी सारी बातें की हैं, जिसमें संदीप दीक्षित के एक काल्पनिक सवाल पर कि नेहरू जी अगर 5 मिनट यहां आए तो आप उनसे क्या सलाह लेंगे, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो मुझसे कहेंगे कि कभी आरएसएस के आगे झुकना नहीं। आइए जरा सुन लेते हैं एक छोटी सी वानगी, इसी चर्चा, इसी बातचीत जिसमें संदीप दीक्षित सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए। If you want to do non-violence resistance, then truth is your only weapon. It's that Arjun story that no matter what you did to Nehru, Mahatma Gandhi, Ambedkar, they were not budging from the truth. That's why they became who they became. So Nehru is the idea of resistance and clarity about the truth and bravery. That's what it is. तो नेहरू जी के बारे में यहां बोलते हुए राहुल गांधी का यूं आरएसएस के आगे न झुकना ही बीजेपी को सबसे अधिक खलता है दोस्तों। और उसमें भी नेहरू को तो बार बार बीजेपी लेके आती ही है। और यहां अगर चर्चा पूरी की पूरी 32 मिनट 33 मिनट की चर्चा सिर्फ और सिर्फ नेहरू और उनकी आइडियोलॉजी पे हो, भारत की और महात्मा गांधी पे हो, बाबा साहब आम्बेडकर पे हो, तो बीजेपी को कितना ये तमाम बातें जो हैं कितना परेशान करेंगी वो आप समझ सकते हैं। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी इस समय ऊपर से नीचे तक डरी सहमी हुई है कि वो विपक्ष के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर ले रही है। अभी आपने सुन लिया निशिकांत दुबे जिस भाषा में, जिस लहजे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं। क्या आज से कुछ साल पहले ऐसी बातें होती थीं? और अगर अब हो रही हैं तो क्या ये बात दूर तलक जाएगी या जा चुकी है? चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। निशिकांत दुबे जी से ही शुरुआत करते हैं। जब से वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर एक मोहर लगी है, रोक की मोहर, उसके बाद से बीजेपी सीधे हमलावर है सुप्रीम कोर्ट पे। और आज अभी आपने सुन लिया दुबे ने, आप कैसे देखते हैं, आप कहां तक जाएगी ये बात? और सबसे बड़ी चीज कि अगर न्यायपालिका पर इस ढंग से प्रहार होगा तो फिर देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? राजीव जी, निशिकांत दुबे के इस बयान में वो हिस्सा शायद छूट गया है जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जितने तरह चल रहे हैं होंगे उसके लिए सीबीआई संदीप खन्ना जिम्मेदार है, नाम लेकर शायद थोड़ी देर बाद उसे उस हिस्से को भी सुनवा देंगे। लोकतंत्र तो खतरे में पिछले 10 साल से है। बहुत सारे लोग इसे समझना नहीं चाहते। हम लोग शुरू से कहते आए कि धीरे धीरे करके सबका नंबर आएगा। सुप्रीम कोर्ट का नंबर भी आ चुका था जब एक बार 5 जजों ने कोर्ट के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके बाद अब सिर्फ एक फैसले पर अभी अंतरिम रोक है। और आप देख लीजिए कि पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का सोशल मीडिया, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और वहां से लेकर देश के दूसरे संवैधानिक पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरह सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे। क्या आपको लगता है राजीव जी, सीजेआई निशिकांत दुबे के इस बयान को संज्ञान में नहीं लेंगे कि देश में गृहयुद्ध के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश जिम्मेदार? क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारे बयानों को, जो सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर देगा?
7 दिन बाद जब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल से पूछेगा नहीं कि आप और आपकी सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाहते हैं, हमें हमारी हदें बता रहे हैं, भावी या चल रहे गृह युद्ध के लिए सीजेआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का संज्ञान नहीं लेता तो राजीव जी, जितने दोषी ये लोग हैं बोलने वाले, उसमें शरीके जुर्म सुप्रीम कोर्ट खुद भी होगा। क्योंकि बहुत स्थापित उक्ति है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला भी उत्तरदायी हो सकता है। जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के साथ अन्याय हो रहा है, अभी तो उसने कोई फैसला भी नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहां कह दिया कि वक्फ बिल खत्म कर दीजिए, ये कानून असंवैधानिक है, संविधान विरुद्ध है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा। खुलकर गालियां लिखी जा रही हैं, खुलकर सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की सत्ता के निशाने पर क्रमशः जो लोग थे, उसमें मीडिया भी था, नौकरशाही थी, जो और संवैधानिक संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं, केंद्रीय चुनाव आयोग है, जांच एजेंसियां हैं, सतर्कता आयोग है, इन सबको तो काबू में कर लिया गया। अब बारी सुप्रीम कोर्ट की है। जी। पिछले प्रधान न्यायाधीश क्या कर गए, कितने फैसलों में उन्होंने जुबानी जमा खर्च किया, फैसलों में लिखा नहीं। अब अग्नि परीक्षा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश की। तो देखना यह होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं बची है राजीव, ये देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, न्याय की सर्वोच्चता, स्वायत्तता को बचाने की लड़ाई बची। इसका लेना देना अब कांग्रेस और बीजेपी से भी नहीं, अब इसका लेना देना सीधे सीधे देश के संविधान, लोकतंत्र, हमारी संसदीय प्रणाली, जिसमें न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी एक स्वायत्तता है। जिस तरह से अनुच्छेद 341, 342 को लेकर जो 141, 142 को लेकर बातें हो रही हैं, जिस तरह सोशल मीडिया के ट्रोल सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि उसकी हैसियत नहीं है सदन में पारित कानून की समीक्षा करने, जबकि हम और आप शुरुआती दिन से, पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि किस किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो ये लड़ाई अब बहुत बड़ी और व्यापक हो चुकी है। और अंतिम बात रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, न केवल खामोश हैं बल्कि उनका अप्रत्यक्ष संरक्षण और समर्थन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे पूरे अभियान को है। वरना अगर एक बार प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक समारोह में या किसी अपने संभाषण में, किसी इंटरव्यू में इतना भर कह दें कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता अपनी जगह है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो फिर न जगदीप धनखड़ की हिम्मत है, न निशिकांत दुबे की, न सोशल मीडिया के ट्रोल्स। लेकिन वे ऐसा चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पर प्रधानमंत्री अगर चाहें तो रोक लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी बातें सामने आई क्यों नहीं। प्रधानमंत्री तो चलिए एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, हालांकि हैं संवैधानिक पद पे आसीन वो, लेकिन दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ साहब को तो आप देख ही रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब जिस ढंग से बयान दे रहे हैं वो गौर फरमाने लायक है, यही कह सकते हैं। लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। निशिकांत दुबे के बयान से ही शुरुआत करते हैं, ईवीएम पे भी चलेंगे, बातें बहुत कुछ होंगी इस चर्चा में और हमारे साथ जुड़ेंगे श्रवण गर्ग साहब भी थोड़ी देर बाद।